प्यारे बच्चों, वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान में 4 पुस्तकें हैं, जिनमें से एक है लोकतांत्रिक राजनीति या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इस पुस्तक का जो पहला पाठ है उसका नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इस पाठ को हम लोग 2 भागों में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने भाग 1 की चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम लोग इसके दूसरे भाग अर्थात भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, मेरा नाम है प्रहलाद कुमार और मैं नेहरू इंटर कॉलेज सिमरी सुकरौली कुशीनगर में सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हूं। तो बच्चों, भाग 2 या पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में हमने चर्चा की थी लोकतंत्र क्या है। दूसरा बिंदु चर्चा का था लोकतंत्र के पहचान के तरीके क्या हैं। तीसरा बिंदु था लोकतंत्र की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। चौथा बिंदु था लोकतंत्र की विशेषताएं और 5वें बिंदु में परिभाषाओं का सारांश हमने सीखा था। आज हम लोग इस पाठ के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। बच्चों, इस पाठ का जो दूसरा भाग है उसमें जो चर्चा का बिंदु है उसमें पहला बिंदु है लोकतंत्र ही क्यों, अर्थात जो शासन व्यवस्थाएं हैं उसमें लोकतंत्र ही क्यों है, इसके बारे में हम जरा समझेंगे। दूसरे बिंदु में हम लोकतंत्र के गुण अर्थात लोकतंत्र के पक्ष में चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र के पक्ष में कौन कौन तर्क हम दे सकते हैं, अर्थात लोकतंत्र के गुण क्या हैं। उसके आगे अगले बिंदु में हम लोग आज चर्चा करेंगे लोकतंत्र के दोष अर्थात लोकतंत्र के विरुद्ध कौन कौन से तर्क गढ़े जाते हैं। बच्चों, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आज की कक्षा में। भाग 1 में बच्चों हम लोगों ने एक बहुत सरल परिभाषा लोकतंत्र की दी थी और एक सरल अर्थ समझा था, लेकिन पाठ के उत्तरार्ध में हम ये देखेंगे कि लोकतंत्र का बृहद अर्थ क्या है। बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे लोकतंत्र को हम किस अर्थ में समझ सकते हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और पाठ के समाप्त अंत में बच्चों हम अभ्यास के प्रश्न भी आपसे शेयर करेंगे, आपसे साझा करेंगे और इन प्रश्नों के द्वारा आप समझने की कोशिश करिएगा, जब इसका उत्तर ढूंढिएगा आप कि पूरे पाठ में आप क्या सीख पाए, क्या समझ पाए और क्या आत्मसात कर पाए। और ये जो अभ्यास का प्रश्न होगा वह भाग 1 और भाग 2 अर्थात पूरे पाठ पर ये अभ्यास के प्रश्न को मैंने डिजाइन किया है, जिसकी चर्चा हम सबसे अंत में करेंगे। बच्चों, आज भाग 2 का पाठ हम शुरू करते हैं। पहला बिंदु है पाठ का कि लोकतंत्र के विरुद्ध तर्क अर्थात लोकतंत्र में दोष क्या है, क्या खामी है इसमें और उस खामी में किस किस बिंदुओं पे हम चर्चा समझ सकते हैं। लोकतंत्र के जो आलोचक हैं उन्होंने लोकतंत्र की आलोचना करते हुए जो पहला तर्क दिया, पहला लॉजिक दिया, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र
अर्थात डेमोक्रेसी ये नंबर गेम है, अंकों का खेल है। अर्थात जो ये लोकतंत्र है अब अंकों का खेल या नंबर गेम बनकर रह गया है। बेटा ये नंबर गेम क्या है, अंकों का खेल क्या है? तो लोकतंत्र में चुनाव के बाद अंकों का खेल शुरू होता है, अर्थात आधे से अधिक सीटें जिस पार्टी या जिस गठबंधन के साथ होती हैं वह आदमी, उस पार्टी का जो मुखिया है, उस पार्टी का जो नेता है, वह कुर्सी पे पहुंचता है। और पूरे 5 साल तक ये जो अंकों का गणित है, अंकों का खेल है, जो नंबर गेम है, उसी के चक्कर में हो रहा है कि किसी तरह हमारा नंबर गेम, जिसे जादुई संख्या भी, मैजिक गेम भी कहा जाता है, मैजिक नंबर भी हम कह लेते हैं, कि वह मैजिक नंबर या वह अंक हमारे पक्ष में रहे ताकि हमारी कुर्सी सुरक्षित रहे। कभी कभी आप मीडिया में देखते होंगे, समाचार पत्रों में देखते होंगे, टेलीविजन में देखते होंगे कि सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस हद तक चली जाती है, अर्थात निश्चित संख्या के विधायक और निश्चित संख्या के माननीय सांसद उनके पक्ष में रहें, इसके लिए क्या क्या नहीं होता है, ये सब आप सोशल मीडिया में अक्सर देखते हैं। लिहाजा लोकतंत्र के विपक्ष में पहला तर्क, पहला तथ्य आलोचक यही बताते हैं कि लोकतंत्र अंकों का खेल है, नंबर गेम है। दूसरा जो तर्क है लोकतंत्र के विरुद्ध वह है कि लोकतंत्र सत्ता का खेल है। लगभग पहले वाले तर्क से यह तर्क जुड़ा हुआ है, सत्ता का खेल है कि लोकतंत्र में किसी भी तरह एन केन प्रकरणेन कुर्सी हमको मिल जाए, सत्ता हमको मिल जाए, इसके लिए हम कभी कभी नैतिकता की जो लक्ष्मण रेखा है बच्चों, उसको भी पार कर लेते हैं सत्ता पाने वाले लोग। ये बुराई बताई जाती है लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र सत्ता का खेल है और इस सत्ता के खेल में जो नैतिकता है ये कहीं दिखती नहीं है, नदारत हो जाती है, कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती है, और ये एक बहुत खराब तर्क है लोकतंत्र के विरुद्ध। जो तीसरा तर्क दिया जाता है लोकतंत्र के खिलाफ कि लंबी बहस एवं चर्चा अर्थात फैसले में देरी। लोकतंत्र में कोई पॉलिसी जब बनती है सरकार की, कोई नीतियां बनाई जाती हैं, कोई कानून बनाया जाता है, तो बच्चों वह लंबे विमर्श, लंबी चर्चा, और कभी कभी ये चर्चा बड़ी मैराथन चर्चा होती है, और इस चर्चा के बाद सरकार किसी निष्कर्ष या किसी फैसले पर पहुंचती है। ऐसी स्थिति में अनावश्यक समय खराब होता है और हम त्वरित निर्णय, जिसे हम क्विक डिसीजन कहते हैं, ये हम नहीं ले पाते और कभी कभी बहुत विलंब हो जाता है। लोकतंत्र के जो आलोचक हैं इसी बिंदु को फोकस करते हैं कि लोकतंत्र में जो खामी है, लोकतंत्र का जो दोष है, लोकतंत्र की जो त्रुटि है, वह यह है कि इसमें बड़ी लंबी बहस एवं चर्चा होती है, और कभी कभी इस बहस और चर्चा को आप सुने और देखें तो जो मूल बिंदु है उससे हट के भी चर्चा हो जाती है, जिसका अर्थ उस पर्टिकुलर नियम या कानून या पॉलिसी बनाने में नहीं होता है। ऐसी भी चर्चा कभी कभी हो जाती है, जिसे हम निरर्थक चर्चा भी कह सकते हैं। अर्थात लोकतंत्र के विरुद्ध जो ये तीसरा तर्क दिया गया कि लंबी बहस एवं चर्चा इस व्यवस्था में, इस शासन व्यवस्था में होती है, लिहाजा फैसले में अनावश्यक विलंब होता है। लोकतंत्र के जो आलोचक हैं वह अगली बात कहते हैं बच्चों कि आम चुनाव, हर 5 साल बाद जनरल इलेक्शन होता है, आम चुनाव होता है, और इस आम चुनाव में ढेरों पैसा, जो जनता के टैक्स का पैसा है, जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा है, वह आम चुनाव में पैसा खर्च करना पड़ता है या खर्च हो जाता है। अर्थात आम चुनाव का जो भारी भरकम बजट है वह भी लोकतंत्र का एक खामी है। इससे अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है और चुनावों के बाद महंगाई बढ़ जाती है। ये आलोचक लोकतंत्र के विरुद्ध ये महत्वपूर्ण तर्क देते हैं।
अगली बात, लोकतंत्र के विरोधी कहते हैं भ्रष्टाचार, करप्शन और अपराधीकरण, कि लोकतंत्र से राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है और राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। लोकतंत्र में जो 5 साल बाद आम चुनाव होता है, जो जश्न होता है, जो लोकतंत्र की बहुत खूबसूरती है कि 5 साल बाद हम चुनाव करते हैं और चुनाव के बाद सत्ताधारी पार्टी भी कभी कभी चुनाव में अगर जो पर्याप्त सीटें नहीं पाती हैं तो उन्हें भी रुखसत होना पड़ता है, सरकार गंवानी पड़ती है, अपने सीट से जाना पड़ता है, सत्ता से बाहर होना पड़ता है। लेकिन इस सिस्टम में, इस लोकतंत्र में ये सब करने में जो करप्शन हो गया, जो भ्रष्टाचार आ गया, जो गलत चीजें घुस गई लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के नाम पे, वह इसकी खामी है, लोकतंत्र की खामी है। एक दूसरा बिंदु भी इससे जुड़ा हुआ, अपराधीकरण। अगर जो आप डेटा देखें कि जो हमारे माननीय हैं उनका अगर जो डेटा आप देखें, जो चुन के चुनाव में आते हैं, उनकी पृष्ठभूमि अगर जो देखें तो उसमें देखेंगे, उस पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग के साइट पे ढेर सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि ढेर सारे ऐसे लोग भी लोकतंत्र के द्वारा संसद और विधानसभाओं में आ रहे हैं, जिनके खिलाफ ढेर सारे, एक नहीं, 2 नहीं, ढेर सारे गंभीर मामले हैं। ऐसे लोग भी लोकतंत्र में चुन के सरकार में, सत्ता में या विधानसभाओं में, संसद में आ रहे हैं। लिहाजा लोकतंत्र के जो आलोचक हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं कि इससे राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है और अपराधीकरण इसका हुआ है। बच्चों, हालांकि मैंने ये तर्क रखे कि लोकतंत्र के विरुद्ध, लेकिन ऐसा नहीं है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है, इसका उजला पक्ष भी है। तो हम ये भी देखते हैं कि आखिर इसमें सिर्फ कमियां ही हैं कि कुछ अच्छाई भी हैं। अर्थात लोकतंत्र के पक्ष में भी कुछ तर्क है क्या? अगली स्लाइड आप देखें। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, यहां हमने 6 बिंदु रखे हैं। पहला बिंदु है सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति। जो भी शासन पद्धति संभावित है या दिख रही है, उसमें लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति माना जाता है। बच्चों, हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। आपको पता होगा 1947 में भारत आजाद हुआ था। उसके 11 साल बाद 1958 में चीन में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, फेमीन जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, अकाल पड़ा। और ये अकाल लगभग 3 वर्षों तक, 61 तक, 1958 से 61 तक चलता रहा। जो अकालों का इतिहास है, फेमीन की जो हिस्ट्री है, उसमें यह माना जाता है कि विश्व का यह सबसे बड़ा अकाल था जो चीन में 1958 से लेके 1961 में पड़ा था। एक अनुमान के मुताबिक माना गया कि इस अकाल में चीन में भूख से लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। बहुत बड़ा यह हादसा था। 1958 से 61 में चीन में यह अकाल पड़ा था और एक जो अध्ययन किया गया, स्टडी किया गया, उसमें अनुमान लगाया गया कि लगभग 3 करोड़ लोगों की जानें चली गईं। किससे? रोटी नहीं मिल पाई, भूख से लोग मर गए, लगभग 3 करोड़। 1958 और 61 के बीच हिंदुस्तान की भी माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, हमारी स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं थी, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ी संकट हिंदुस्तान में नहीं आया। जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने एक अध्ययन किया और ये पाया
कि ये जो अकाल है इसके मूल में शासन व्यवस्था है। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लिहाजा यहां फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा पे हमारे नेताओं ने बहुत अधिक फोकस किया, बहुत अधिक ध्यान दिया। लिहाजा ऐसा कोई बहुत बड़ा दुर्भिक्ष हिंदुस्तान के सामने नहीं आया। लेकिन चीन में क्या हुआ? चीन में इसके ठीक उलट हुआ। चीन में चूंकि एक ही सरकार लंबे समय तक काम कर रही है, चीन में सरकारी मीडिया है, स्वतंत्र मीडिया नहीं है जो विरोध कर सकती है या सरकार की आलोचना कर सकती है, या बहुदलीय व्यवस्था वहां नहीं है, कई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और हर पार्टियों को सत्ता में आने का समान अवसर है। लिहाजा अर्थशास्त्रियों का एक अध्ययन ये बताया कि जो चीन में इतना बड़ा अकाल पड़ा, इसके मूल में वहां की शासन व्यवस्था है। ये शासन व्यवस्था अगर जो हिंदुस्तान के पैटर्न या लोकतांत्रिक पैटर्न जैसा होती तो शायद इतना बड़ा अकाल और इतने लोग मौत के मुंह में नहीं समा पाते। इसलिए लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति माना गया। एक और बात है कि लोकतंत्र में जो सत्ता में रहता है उसको जन कल्याण या लोक कल्याण का काम करना होता है, क्योंकि 5 साल बाद फिर उसे सरकार के सामने जाना है, फिर उसे जनता के सामने जाना है और उससे वोट लेना है फिर अगले 5 साल गद्दी पे रहने के लिए, सत्ता पे रहने के लिए। और दूसरी व्यवस्थाओं में सरकार जनहित के काम करेगी या नहीं करेगी यह उसकी मर्जी के ऊपर है। उसके मन में आया तो कर दिया, मन में आया तो नहीं किया। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में चूंकि शासन चलाने का जो लाइसेंस है सिर्फ 5 साल के लिए मिलता है और सरकार का, मीडिया का, सबका निगाह लगता है सरकार के ऊपर, सब लोग नजर गड़ाए रहते हैं सरकार क्या कर रही है। ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें या सत्ताधारी दल या सत्ताधारी पार्टी बहुत चौकन्नी होती हैं और जनहित के बारे में बड़े बड़े फैसले लेती हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक दबाव काम करता है। इसी दृष्टिकोण से लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति कहा जाता है। जो दूसरा तर्क है लोकतंत्र के पक्ष में वह है अधिक जवाबदेही। लोकतंत्र में सरकार जो सत्ता में होती है, विधायकगण, सांसदगण उनसे सवाल पूछते हैं, जो नियम कानून बनते हैं बहुत चर्चा विमर्श के बाद बनते हैं। लिहाजा यहाँ बहुत रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट की जवाबदेही है और गवर्नमेंट अगर ये जवाबदेही अपनी नहीं अच्छी कर पाती है तो उसे सत्ता से जाने का भी डर है। लिहाजा लोकतंत्र को बेहतर शासन प्रणाली माना जाता है। जो तीसरा तर्क दिया जाता है लोकतंत्र के पक्ष में वह है व्यापक चर्चा एवं बहस। हालांकि बच्चों अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि यह लोकतंत्र के विरुद्ध भी तर्क है कि बहुत अधिक चर्चा और बहस होती है, समय बर्बाद हो जाता है और फैसला लेने में देरी होती है। लेकिन उस सिक्के को जो हम पलट दें तो व्यापक चर्चा और बहस से हम अच्छे फैसले तक पहुंच पाते हैं और जितनी ही अधिक चर्चा होती है, जितनी ही अधिक विमर्श होता है, उतने ही अधिक उस विषय या उस नीति के प्लस और माइनस, श्याम और श्वेत पक्ष हम समझ पाते हैं और एक बेहतर निर्णय तक पहुंच पाते हैं और सरकार एक अच्छी पॉलिसी दे पाती है। लिहाजा व्यापक चर्चा एवं बहस चूंकि लोकतंत्र में ही संभव है, लिहाजा लोकतंत्र के पक्ष में यह बहुत मजबूत तर्क है कि इसमें व्यापक चर्चा एवं बहस के बाद कानून बनता है। जो चौथा फेवरेबल तर्क दिया जाता है वह है बेहतर निर्णय लेने की संभावना अधिक। जब चर्चा होगा, विमर्श होगा, कई दिन चर्चा चलेगी और तब जब कानून या नीति या पॉलिसी बनेगी तो जाहिर है कि हम और बेहतर की तरफ बढ़ पाएंगे, हम और अच्छा कर पाएंगे और एक अधिक संभावना लोकतंत्र में है कि नियम अच्छे बनेंगे, कानून अच्छे बनेंगे, पॉलिसी अच्छी बनेगी और सरकार बेहतर चल पाएगी। ये लोकतंत्र में ही संभव है। लिहाजा इसे भी लोकतंत्र के पक्ष में एक तर्क के रूप में रखा जाता है। बच्चों
जो पांचवा तर्क है कि मतभेदों एवं टकरावों को संभालने की क्षमता है लोकतंत्र में। मतभेदों और टकरावों को संभालने की क्षमता है लोकतंत्र में। जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे हिंदुस्तान है, भारत अपना है, बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विभिन्न मतांतर के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न चीजों को मानने वाले लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। सबका अपना अपना सोच है, अपनी अपनी लॉजिक है, सबका अपना अपना तर्क है। अब ऐसी स्थिति जहां हो, जहां एक बिंदु पर ढेर सारे भेद हों, ढेर सारे मतभेद हों, ढेर सारे टकराव हों, ऐसे स्थिति में लोकतंत्र सबको मौका देता है अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का। और ऐसा इसमें नहीं है कि जो अधिक शक्तिशाली है वह कम शक्तिशाली से अपनी बात मनवा ले। लोकतंत्र में सबको बोलने की आज़ादी है, सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है, और जो बेहतर हो पाता है वह निर्णय आता है। लिहाजा लोकतंत्र ही ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें विभिन्न समुदायों के जो मतभेद हैं, विभिन्न लोगों के बीच जो टकराव है, उसको हम संभाल सकते हैं और देश को एक बना सकते हैं। देश की एकता और अखंडता को हम सुरक्षित रख पाते हैं। लिहाजा ये बहुत महत्वपूर्ण तर्क है लोकतंत्र के पक्ष में कि मतभेदों एवं टकरावों को संभालने की क्षमता है लोकतंत्र में। जो छठा बिंदु है बच्चों, वह है नागरिक अधिकारों का आदर। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो सिविल राइट है, नागरिक अधिकार हैं, उनको सरकार छूने से बहुत डरती है। उनको निलंबित करने से, उन्हें रोकने से, उन्हें सस्पेंड करने से घबराती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सरकार के खिलाफ माहौल बन सकता है। और इतना ही नहीं, जो हमारे सिविल राइट्स हैं, जो हमारे नागरिक अधिकार हैं, उसका जो गार्जियन है वह सुप्रीम कोर्ट है। उसके डंडे से सरकार डरती है कि कहीं अगर जो सिविल राइट के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारे खिलाफ फैसले दे सकता है। और ये लोकतंत्र में ही संभव है कि लोकतंत्र में जो सत्ताधारी लोग हैं, जो देश के नेता हैं, जो पावर में हैं, जो सत्ता में हैं, वह जनता के अधिकारों का आदर करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, और ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं कि जनता अपने मूलभूत अधिकारों का एंजॉय कर सके, उसका आनंद ले सके और उसको देख सके कि वह लागू हो पा रहा है। बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। जैसा मैंने पहले बताया कि लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में तर्क देने के बाद कि लोकतंत्र का एक बृहत्तर अर्थ भी हम लोग समझा जाए। जो भाग एक था इस वीडियो का, उसमें हम लोगों ने चर्चा की शुरुआत लोकतंत्र के एक सीधे और सरल अर्थ से किया था। पहले भाग में हम लोगों ने लोकतंत्र की एक परिभाषा गढ़ी है, जिसके आलोक में लोकतंत्र की एक सामान्य समझ हम विकसित कर पाए। लेकिन इससे हमें लोकतंत्र और एक अच्छे या आदर्श लोकतंत्र के बीच अंतर समझने की दृष्टि नहीं मिल पाई। इसके लिए यह जरूरी है कि हम लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, बड़े अर्थों में इसका क्या अर्थ है, उसको हम समझ पाएं। कोशिश करते हैं इसका समझने की। वस्तुतः लोकतंत्र का बुनियादी उद्देश्य क्या? उद्देश्य है लोकतंत्र का, वस्तुतः लोकतंत्र का बुनियादी उद्देश्य इस तथ्य में निहित है कि सभी फैसलों में सबकी स्वीकृति हो। सभी फैसलों में सबकी स्वीकृति हो, अर्थात किसी फैसले तक पहुंचने में समाज के सर्वाधिक कमजोर एवं सर्वाधिक शक्तिशाली, कमजोर और सर्वाधिक शक्तिशाली दोनों के विचारों का समान महत्व हो, दोनों के विचारों का समान महत्व हो। साथ ही किसी निर्णय तक पहुंचने में सभी से विमर्श हो। यह लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ है कि सबकी भागीदारी हो, सबकी साझेदारी हो, सबका विमर्श हो, सबका राय हो और सभी पक्षों को हम सुन के किसी फैसले पर पहुंच पाएं। किंतु लेकिन ये जो पैरामीटर्स हमने बना दिया, इस पैरामीटर्स पे जरा कसे हम
किंतु यदि इस कसौटी पर सरकारों का मूल्यांकन करें तो पाएंगे कि विश्व में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी लोकतंत्र के संदर्भ में कोई राय बनाने के पूर्व इसके व्यवहारिक पक्ष को भी रखना होगा, समझना होगा कि वाकई लोकतंत्र का व्यवहारिक पक्ष क्या है। क्योंकि इतने बड़े देश में जहां आबादी सैकड़ों करोड़ में है, अरबों में आबादी है, ऐसे में अगर जो लोकतंत्र है तो किसी एक प्लेटफॉर्म पे सबको लाके सबका से विमर्श करा के सबकी राय लेके सबकी बात सुन पाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ये लक्ष्मण रेखा है लोकतंत्र की, जिसे बच्चों हमें समझना होगा। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए और इसकी सफलता सभी नागरिकों की सक्रियता पर ही निर्भर करती है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। अब बच्चों थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो पूरा पाठ था, इस पाठ की समरी क्या है, इस पाठ का सारांश क्या है। लोकतंत्र वाला पाठ निसंदेह लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। कभी कभी हम मान लेते हैं कि ये जो लोकतंत्र आ गया तो हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी समस्याएं हैं, छड़ी घुमाया समस्याएं छूमंतर। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आप क्लियर देख पा रहे हैं कि निसंदेह लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है, फिर भी दूसरी व्यवस्थाओं से अधिक बेहतर है। ऐसा नहीं है कि ये जादू की छड़ी है और ये छड़ी घुमाते ही सारी समस्याएं, सारी कठिनाइयां, सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी व्यवस्थाएं, शासन व्यवस्थाएं विश्व में हैं, उसमें ये अधिक बेहतर है लोकतांत्रिक व्यवस्था। अब क्या खास बातें हैं उस पर जरा मैं फोकस कर रहा हूं। पहली बात है क्यों बेहतर है, औरों से ये बेहतर क्यों है। लोकतंत्र प्रभावी एवं जनहित के फैसले का अवसर देती है। लोकतंत्र प्रभावी एवं जनहित के फैसले का अवसर देती है। दूसरा, जनता की इच्छा का आदर करती है, जो बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। तीसरी बात है, लोगों के बहुसांस्कृतिक पहचान को एकता के सूत्र में बांध देती है या पिरो देती है। और चौथी बात है कि अपनी ही भूल को सुधारने का मौका देती है लोकतंत्र। यह लोकतंत्र की बहुत खूबसूरती है। ये एक बहुत खूबसूरत पक्ष है लोकतंत्र का कि लोकतंत्र में यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो उस भूल को सुधारने का भी मौका लोकतंत्र देता है। इन्हीं तर्कों के आधार पर हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र बेहतर शासन व्यवस्था है। बच्चों, पूरा पाठ आपने पढ़ा, भाग 1 और भाग 2। अब कुछ प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं जो इस पाठ पे आधारित है। पूरे पाठ का वीडियो आप 1 बार, 2 बार, 3 बार खूब गौर से देखें और कोशिश करें इन प्रश्नों को की प्रकृति को समझने के लिए। मैंने यहां प्रश्न रखा आपके सामने, अभ्यास के प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये कुछ स्टेटमेंट आपके सामने हैं, कुल मिला के 8 स्टेटमेंट हैं। इस पे विचार करिए, पढ़िए, इसको समझिए, विचार करिए। और ये जो स्टेटमेंट जितने दिए गए हैं, ये कुछ स्टेटमेंट सही हैं और कुछ स्टेटमेंट गलत हैं। सही अर्थात ट्रू, गलत मतलब फॉल्स। अब आपका जो पहला स्टेटमेंट है, पहला कथन है, ये बोध पर है। पूरे पाठ को हम कितना सीख पाए, कितना समझ पाए, कितना अपने जीवन में उतार पाए, कितना अपने मन में अंकित कर पाए, इसको जज करने का ये हमने एक पैरामीटर्स बनाए इन प्रश्नों के द्वारा। पहला जो स्टेटमेंट है, सोचिए इसको, और ट्रू है या फॉल्स, इसको समझने की कोशिश करिए। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें आम जनता अपने शासकों का चुनाव करती है। ये पहला स्टेटमेंट है। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आप जज करिए। पूरे पाठ को ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल उत्तर आपको मिलेगा। दूसरा, लोकतंत्र में सभी बड़े फैसले चुनी गई सरकार करती है। तीसरा, लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग की निगरानी में चुनाव होते हैं। चौथा, लोकतंत्र में साधारण से साधारण व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। पांचवा, लोकतंत्र में सभी के मत का मूल्य अलग अलग होता है।
ध्यान से इसको, प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। छठा है, लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों की अवहेलना होती है। सातवां है, आम जनता चुनाव में सरकार को बदल नहीं सकती है। और आठवां स्टेटमेंट है, आठवां कथन है कि लोकतंत्र में सरकारें अगले चुनाव में अपनी विजय के प्रति आश्वस्त होती हैं। ये स्टेटमेंट देखिए और स्टेटमेंट को पूरे पाठ से मैच करा के देखिए, स्टेटमेंट सही है या गलत है। और बच्चों, इस स्टेटमेंट को, इस कथन को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। बच्चों, मुझे लगता है कि ये जो पहला पाठ है कक्षा 9 में नागरिक शास्त्र का, लोकतंत्र, इसे हम बेहतर आपको बता पाए और मुझे उम्मीद है कि आप इसे बेहतर समझ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।